नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक विशेष मुद्दे के साथ, जो आमतौर पर आप लोग सुन ही रहे होंगे कि किसान से रिलेटेड जो मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। कल इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। उससे पहले सरकार कुछ बातें कह रही थी इसके बारे में, साथ साथ किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं जैसा भी उनको लग रहा है। और कई लोग तो इनके कानून बनने पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ के हों या अन्य किसी संगठन के हों, वो भी उन पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई यह जो है विरोध जो है वो किराए में चल रहा है। तो आज हमारा जो विशेष मुद्दा होगा, पहले तो बहुत सारी पॉलिटिकल बातों को अलग रखते हुए हम एकदम से न्यूट्रल होते हुए अपने एक्सम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी जो हमारी समझ है उसे अंडरस्टैंड करते हुए इस डिस्कशन को करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, उसी को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम क्या करेंगे, उस पर भी हम फोकस करेंगे। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा किसान आंदोलन से संबंधित। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, हम बोल सकते हैं कि जो हम किसान बोलते हैं, किसान, तो पहले तो हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो फार्मर होता है, एक तो वो होता है जिस पर जमीन होती है और एक वो होता है जो उस जमीन पर क्या करता है, खेती करता है। तो हमें ये देखना होगा इन दोनों प्रक्रियाओं में फार्मर कौन है। तो मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं, जिस पर जमीन है पर वो खेती नहीं कर रहा वो किसान नहीं होता। जमीन है, खेती कर रहा है, वो कौन होता है, किसान होता है। चाहे वो जमीन को लीज पर लेके कर रहा हो या अन्य किसी माध्यम से वो उस जमीन पर जो कृषिगत जो गतिविधियां होती हैं उनको पूरी कर रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं फार्मर। ठीक है ना। तो हम इस फार्मर की जब ऐतिहासिक बातों की बात करते हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं, हिस्टोरिकल टेम्परामेंट जब देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ऐतिहासिक समय से लेकर आज तक, वर्तमान तक, जो सर्वाधिक शोषण हुआ है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे हम बोलते हैं किसान। इसका एक और रूप है जिसे हम आगे जाके समझाएंगे, मजदूर। इसी का चेंजिंग रूप है मजदूर। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार किसान का शोषण कैसे हुआ है। ठीक है ना। तो हमें यह समझना होगा, ऐतिहासिक में जब हम राजा और महाराजाओं की बात करते हैं, जब हम राजाओं के शासन की बात करते हैं, तो राजाओं ने कर के माध्यम से बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया। ठीक है ना। वो क्या करते थे, किसान की उपज का 50%, 60%, जहां तक कहीं कहीं तो ये देखा गया कि 80% तक उनसे क्या लिया गया, टैक्स लिया गया। ये हद इतनी हो गई कि किसान दिन प्रतिदिन पिछड़ता चला गया और किसान कभी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाया। वैसा ही राजाओं के बाद जब हम अंग्रेजों की बात करते हैं, तो अंग्रेजों ने भी वैसा ही किया। अंग्रेजों ने एक सिस्टम कर तो लगाए, चाहे वो जमींदारों के माध्यम से हो, चाहे वो जागीरदारों के माध्यम से हो या अन्य कोई बीच के एजेंट हों, कर तो लगाए। लेकिन कर के साथ साथ अंग्रेजों ने एक खेती ही की जिसे हम आज किसान बिल में अनुबंध खेती कह रहे हैं। कुछ ऐसी ही खेती की थी जिसे हम बोलते थे नील की खेती। इसमें किसान क्या करते थे कि जो अंग्रेज बोलते थे कि भाई तुम्हें इतने क्षेत्र में क्या करना है, नील की खेती करनी है। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, किसान उस समय अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता था। किसान की आवश्यकताएं बहुत होती हैं, जैसे बच्चों की शादी करना, बच्चों की फीस भरना, या अन्य मकान बनाना, या अन्य बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, बीमारी के समय उसे सही करने के लिए पैसा।
तो इन जरूरत को पूरी करने के लिए जब किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था तो साहूकार, सेठ या जमींदारों से क्या लेता था? पैसा लेता था। वो जमींदार अंग्रेजों से एग्रीमेंट करते थे कि हम तुम्हारे इतने खेत पर क्या कराएंगे? नील की खेती कराएंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के लिए नील बाजार में एक आवश्यकता थी और एक मोटा मुनाफा कमाने का एक किसान की उपज का एक उत्पाद था। तब तो जरूरी है कि जमींदार भी किसान को बाध्यकारी करेंगे कि भाई तुझे क्या करना है, तुझे नील की खेती करनी है। तो ये माना गया कि किसान बहुत कम उस पर खाद्यान्न की खेती करता था और बाद बाकी खेत पर क्या करता था? नील की खेती करता था। और जब मैक्सिमम किसान नील की खेती करते थे तो अंग्रेज क्या बोलते थे? उसे खरीदने से मना कर देते थे, डिमांड को कम कर देते थे और अपने औने पौने दाम में अपने मन मुताबिक क्या खरीदते थे? किसान से नील की। भाई किसान अगर खाद्यान्न करता था तो उसे कहीं भी बेच सकता था। अब किया उसने नील है, नील की डिमांड अंग्रेजों की थी, वो डिमांड को गिरा देते थे। तब तो किसान को मजबूरन उल्टे सीधे दाम में किसे देना पड़ता था? जमींदारों को ही वो नील बेचना पड़ता था, किसानों को ही वो नील देना पड़ता था। तो ये माना जाता था कि जो कर्ज था उसकी ब्याज भी किसान नहीं निकाल पाता था और समय चलते ऐसा होता था कि किसान उस खेती की नीलामी के लिए मजबूर हो जाता था और वो खेतीहर हो जाता था। खेतीहर के साथ साथ किसान बंधुआ मजदूर भी बनते चले गए और बंधुआ मजदूरी के साथ साथ किसान जो है अंग्रेजों के शोषण में फंसते चले गए। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज खेतीहर मजदूर बने, अंग्रेज गुलाम बने और अंग्रेज इतने बुरे शोषण में फंस गए। किसान जो है खेतीहर मजदूर भी बने, किसान गुलाम भी बने और दोस्तों किसान अंग्रेजों के बंधुआ मजदूर भी बने। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, इसी सब असंतोष का परिणाम था 1857 का विद्रोह, साथ में अन्य भी कारण थे और इसी सब असंतोष का और कारण था जो भिन्न भिन्न स्तर पर आंदोलन चले अंग्रेजों के खिलाफ, किसानों की अपनी आजादी से संबंधित। लेकिन हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ और देश को क्या मिली? आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो किसानों को लगा कि अब हमारा क्या संभव है? कल्याण संभव है। उसने अपने कल्याण के लिए सरकार चुनी। क्या चुनी? सरकार चुनी। और सरकार को ही जो अपनी शक्तियां थी वो सब शक्तियां किसे दे दी? सरकार को दे दी। लेकिन हुआ क्या, हमने उसका परिणाम देखा तो यहां सिर्फ दो लोगों का जन्म हुआ या दो तरह के लोग पैदा हुए। एक तो नेता पैदा हुए और एक नौकरशाही पैदा हुई। एक नौकरशाही पैदा हुई। नेता नियम और कानून बनाते थे संसद में जाकर के, नौकरशाही उनका क्रियान्वयन करती थी और कानून कभी भी 70 वर्षों में, आजादी से अब तक लगभग 70 वर्ष हो गए, इन 70 वर्षों में कभी भी कोई भी कानून किसानों के हित में नहीं बना। जो भी कानून बना भले ही उसमें किसानों का हित छुपा था, लेकिन नौकरशाही ने अपनी फीताशाही या भ्रष्टाचार के चक्कर में आकर के उस कानून को तोड़ मरोड़ करके उस व्यवस्था को ही अलग तरीके से करने का प्रयास किया। उस व्यवस्था में रिश्वतखोरी कर दी, उस व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपना दिया, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। अंततः परिणाम यही हुआ कि किसान जो था शोषण से कभी मुक्त नहीं हो पाया, जहां तक कि वो मजदूर भी बन गया। भारत की जनसंख्या बढ़ी, जोत का आकार छोटा हुआ। जोत का आकार जब छोटा हुआ, किसान पर कर्ज होता चला गया, क्योंकि उसकी विभिन्न जरूरतें थी। कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जैसे शादी है तो वो करनी ही करनी है, और भारत में शादी जो है बिना पैसे के होती भी नहीं है। ये भारत की बड़ी विडंबना है, बड़ी बुराई है। काफी सारा अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए किसान को दहेज वगैरह देना होता है। तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं आज भी बोल रहा हूं, मैक्सिमम जो शादियां होती हैं वो घर परिवार द्वारा कर्ज लेकर के ही की जाती हैं। अब किसान की कोई एक्स्ट्रा इनकम तो है नहीं है, तो वो क्या करेगा? या तो उपज को बढ़ाए, उत्पादन को बढ़ाए, और उत्पादन बढ़ा भी लेगा तो उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाने की वजह से
अंततः उसे अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो जमीन, जो छोटी मोटी जमीन उसके पास होती थी, उसको भी बेचना पड़ गया। और रिजल्ट ये हुआ कि आज भी भारत में लगभग 86% किसान लघु और सीमांत किसान की गिनती में आते हैं। कितने? 86%। इसका मतलब क्या है? मतलब सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है। कुछ किसान ऐसे थे जो मजदूर बन गए, जो छोटी मोटी जमीन भी थी, उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए वो क्या कर दिया? जमीन को बेच दिया। क्योंकि किसानों के लिए सिस्टम ही ऐसा था कि यदि किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उसकी जमीन की नीलामी कर दी जाएगी। बशर्ते आज भारत में यदि पूंजीपति या उद्योगपति कर्ज नहीं चुकाता है तो उसकी कोई भी संपत्ति नीलामी नहीं की जाती, बल्कि सरकार उसके कर्ज को भी क्या कर देती है? माफ कर देती है। और यह बोलती है कि यदि उद्योगपतियों को रोक दिया गया तो अर्थव्यवस्था की जो गति है वो क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि अर्थव्यवस्था में उद्योगपति जो भी कच्चे माल का यूज करते हैं उसका उत्पादन आता कहां से है? उसका उत्पादन का मूल स्रोत जो होता है वो किसान ही होता है। यदि किसान उत्पादन नहीं करेगा तो उसके बीच में चलने वाला जो प्रसंस्करण होता है, जो चेन होती है उत्पादों, भिन्न भिन्न उत्पादों को बनाने वाली, वो वहीं पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, बशर्ते व्यवस्थाएं किसानों के लिए सही नहीं हो पाएंगी। तब हमने ये देखा कि ये जो नेता थे और ये नौकरशाह थे, इन्होंने अपना एक उद्देश्य बताया कि हमारा जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य होगा कि देश की सेवा करना, और जो कमजोर वर्ग हैं या वंचित वर्ग हैं या भारतीय समाज के जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है उनका कल्याण करना। बशर्ते हुआ ऐसा नहीं। किसान का पूरे 70 साल में शोषण हुआ। सिर्फ किसान ही एक ऐसा था। अब आप कैसे सिद्ध करोगे कि शोषण हुआ? तो इस तरीके से सिद्ध कर सकते हो कि मैं जब वर्ष 1950 की बात करता हूं तो वर्ष 1950 में जो कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके वेतन में 180 गुना, आज जब देखते हैं तो 180 गुना वृद्धि हुई है। जबकि जब मैं किसान के किसी फसल की बात करता हूं, मान लो गेहूं की ही बात करता हूं, तो इसमें 21 गुना वृद्धि हुई है। तो किसान के साथ इसी भेदभाव को आप देख सकते हो। सामान्यतः मैं ऐसे ही बुजुर्गों में बात कर रहा था तो वहां बात चल रही थी, तो ये बोल रहे थे कि 1950 के समथिंग में जो गेहूं का रेट था वो 65 रुपए प्रति क्विंटल था। उस समय एक टीचर को 65 रुपए ही महीने की तनख्वाह मिलती थी, तो वो टीचर अपनी 1 महीने की तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं खरीद पाता था। लेकिन दोस्तों, विडंबना इस बात की है कि आज जब हम 2020 में बैठते हैं तो टीचर की इनकम जो है वो 40,000 से ऊपर है, लेकिन किसान का गेहूं आज भी 1975 रुपए कुंटल है। तो आप ये देखिए, ये बीच में जो गैप आया, ये गैप सरकार के द्वारा किसान के लिए किया गया एक भेदभाव था, जिसका परिणाम किसान के शोषण के रूप में साफ तौर पर दिखाई देता। आप बताइए, एक व्यक्ति जो 1950 में समानता की ओर था, मतलब दोनों को समान 1 कुंटल में वो 1 महीने की तनख्वाह में 1 कुंटल गेहूं खरीद पाता था, आज वही व्यक्ति किसान से 20 कुंटल गेहूं खरीद लेगा। तो ये भेदभाव हुआ कैसे? ये है सरकार की राजनीति और उसकी जो नीति निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, उनमें किसान के लिए किया गया भेदभाव। तो हम ये देख सकते हैं कि देश में आज क्या मिला हमें देश में मिला दोस्तों, हमें देश में क्या मिला? 2% नेता मिले, 2% नौकरशाह मिला और 1% पूंजीपति मिले, और बाद बाकी सब कौन मिले? किसान और मजदूर मिले। किसान और मजदूर हैं, ये हर तरीके से सक्षम हैं, जो कि उस समय नहीं थे। केवल ये जो बने हैं वो सिर्फ व्यवस्थाओं के हेर बदल से बने हैं, व्यवस्थाओं के हेर फेर से बने हैं। किसान
भारत का एक भोला किसान होता है, वो हेर फेर जानता ही नहीं है। उसके दिमाग में एक चीज होती है जो एक लॉलीपॉप के रूप में बोल रखा है कि जय जवान और जय किसान। बस उसी जय किसान के नारे के चक्कर में किसान पूरी जिंदगी अपनी कोई शौक नहीं करता, उसकी कोई भौतिकवादी मांग नहीं होती है, और वो अपनी सामान्य छोटी मोटी जरूरतों से ही क्या कर लेता है, अपनी पूरी जिंदगी को काट जाता है। उसका बच्चा भी बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसके पास उतनी सेविंग नहीं होती है कि उस सेविंग से वो अपने बच्चे को बड़े बड़े शहरों में जाकर के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाकर के पढ़ा पाए या बड़ी बड़ी कोचिंग दे पाए। तब हम ये देखते हैं कि इनके मकानों पर आज भी बेहतरीन लेंटर, एसी का यूज ये कर रहे हैं, तकनीकी का यूज ये कर रहे हैं, भौतिकतावादी जीवन ये जी रहे हैं। किसान की छत पर आज भी क्या है, मैक्सिमम किसानों और मजदूरों की छत पर आज भी छप्पर ही बना हुआ है। ये क्या है, ये सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है, ये नौकरशाही के गलत चलन का ही परिणाम है, नौकरशाही में उत्पन्न भ्रष्टाचार का ही परिणाम है। तो हमें एक चीज समझ में आती है दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि ये 3 कानून आए हैं और इन तीनों कानून का किसान क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये बहुत सही बता रहा हूं आपको कि ये जो 3 कानून आए हैं, ये तो एक तत्कालिक किसानों का तत्कालिक असंतोष है, लेकिन पहले किसान संगठित नहीं था, और जो किसान के साथ पिछले 70 वर्षों में या ऐतिहासिक काल से जो शोषण हुआ है, उसका ही परिणाम आज दिल्ली की सीमाओं पर दिखाई देता है। ये 3 कानून तो एक तत्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन इसका जो मेन कारण है, मूल कारण है, वो ये है कि इतिहास से और आज तक किसान के साथ हुआ भेदभाव, जिसका परिणाम किसानों का शोषण है। ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान ही ऐसा क्यों है। एक चीज बताइए आप मुझे, एक तो किसान का उत्पाद ले लो, ठीक है, एक उत्पाद ले लो बाजार का। बाजार में जितने भी लोग हैं, व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, अन्य दुकानदार से संबंधित लोग हैं, उनके उत्पाद को ले लो, ठीक है। किसान आज ऐसा क्यों है, किसान मांग किस बात की कर रहा है, आप ये तो सोचिए। किसान केवल मांग कर रहा है एमएसपी। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब वो अपनी उपज के उत्पाद का एक न्यूनतम मूल्य मांग रहा है, वो मैक्सिमम मूल्य नहीं मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरी जो उपज है उसका बहुत ज्यादा मुझे मूल्य दे दो, वो ये कह रहा है कि मेरी जो कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट कर और आज मेरी आवश्यकता को देख करके मेरी फसल का एक न्यूनतम मूल्य को क्या कर दो, निर्धारित कर दो, उसकी मुझे गारंटी दे दो। कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं मांग रहा है किसान। जबकि बाजार के जो उत्पाद होते हैं उन पर यह लिखा होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या इन पे कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य हुआ है? नहीं हुआ ना। ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम की बात करता है, जबकि किसान किसकी बात करता है, न्यूनतम समर्थन। उसकी गारंटी दे रहा है कि भाई मुझे बस इस चीज की गारंटी दे दो कि मेरे उत्पाद को कोई भी इससे नीचे नहीं ले पाएगा, ठीक है ना। लेकिन सरकार उसे भी करने में क्या है, उसे नहीं कर रही। एमएसपी न देने का कारण आखिरकार सरकार का क्या हो सकता है, उसे हम कई चीज में देख सकते हैं। जबकि किसान केवल न्यूनतम मांग रहा है, पूरा देश में जो भी पैसा आ रहा है, जो भी टैक्स के थ्रू या अन्य के थ्रू किसान के कच्चे माल से हुई बीच की जो गतिविधियां हैं उनसे बनने वाले उत्पाद से ही इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ भी आप ले लो, उसमें किसान के रॉ मटेरियल की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। प्राथमिक उत्पाद तो किसान का कच्चा माल ही होता है ना। तो पूरा पैसा किसान से जाता है, लेकिन वो बांटा किस में जा रहा है, वो नौकरशाही में बांटा जा रहा है, वो नेताओं में बांटा जा रहा है, वो पूंजीपतियों में बांटा जा रहा है। किसान के पास क्या है, कुछ भी नहीं है किसान के पास, ठीक है ना। किसान पहले भी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता था, ना ही उसकी कोई आवश्यकताएं होती थी। किसान आज भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता, और जिसका केवल परिणाम होता है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, एमपी जैसे राज्यों में और यूपी जैसे राष्ट्रों में किसान की सुसाइड का होना, किसान की आत्महत्याओं का होना, ठीक है ना। तो किसान की आत्महत्या का कारण क्या है? सरकार कहती है
कि ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, किसान की आत्महत्याएं तो भाई इसीलिए हो रही हैं कि आप उसकी बात को सुन ही नहीं रहे हो। बात आती है आखिरकार सरकार जो है क्यों एमएसपी किसान की को फिक्स नहीं कर रही। तो सरकार से एक गलती हुई, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये मूल कारण हो सकता है। सरकार से एक गलती हुई कि 1995 में सरकार WTO का मेंबर बनी, भारत WTO का मेंबर बना और WTO के मेंबर पर 1995 में भारत ने क्या किया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, ठीक है ना। तो इस पर जब हस्ताक्षर किया तो 1995 में हमने ये कह दिया कि हम कृषि पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे, और यदि कोई सब्सिडी दे भी रहे हैं तो उसे धीरे धीरे क्या करेंगे, कम कर देंगे। और उसके लिए हमें टाइम भी दिया गया 10 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष के अंतराल में हम धीरे धीरे सब्सिडी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। WTO में जो MSP दिया जाता है उसको क्या माना जाता है, सब्सिडी माना जाता है। तब तो निश्चित है कि धीरे धीरे सरकार को ये किसान को दी जाने वाली जो MSP होती है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, मतलब हटानी ही पड़ेगी एक प्रकार से, क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का क्या करती है, उल्लंघन करती है। अगर इसे सरकार नहीं हटाएगी तो आगे जाके सरकार को इसकी कीमत बड़े रूप में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जो विभिन्न देश हैं वो भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत जो है सब्सिडी के माध्यम से अपने उत्पादों को सस्ता कर लेता है और जो हमारी जो वस्तुएं होती हैं वो भारत की वस्तुओं के सामने प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाती हैं, ठीक है ना। तब तो ये क्या कर रहा है, भारत WTO का उल्लंघन कर रहा है। तो ये केस कहां जाएगा, ये केस WTO में जाएगा और वहां इस तर्क पर हमारी सरकार क्या होगी, हार भी जाएगी और सरकार पर जुर्माना भी लगता है तो 22,000 करोड़ 20,000 करोड़ इतना भारी जुर्माना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पर क्या चल रही है, वार्ता चल रही है, कोई भी संज्ञान अभी खास तौर पर विशेषतः नहीं हुआ है, लेकिन वार्ता चल रही है। ये नहीं है कि सरकार ने केवल इसी वजह से MSP से रोक रही है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण अगर हम बताएं आपको MSP का, ये हमारा अपना पक्ष है कुल मिला के, कि सरकार जब चुनाव लड़ती है, कोई भी दल जब चुनाव लड़ता है, ठीक है ना, तो उसे क्या की जाती है, फंडिंग की जाती है। ये सब लोग जानते हैं और फंडिंग भी हजारों करोड़ों रुपए में होती है, जिसे हम चंदा भी बोल सकते हैं। ये चंदा आखिरकार देते कौन है, कॉरपोरेट घराने देते हैं। एक चीज बताइए, कोई भी फंडिंग या चंदा किसी पार्टी को क्यों देगा, वो इसीलिए देगा कि उससे कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ होगा या कुछ ना कुछ लाभ उससे कमाना चाहता है। तो सरकार जब हजारों करोड़ रुपए इन कॉरपोरेट घराने से लेती है और सरकार बनने के बाद जब संसद में नियम कानून बनते हैं, नीति बनती हैं, तो नीतियां किसको लाभ पहुंचाएंगी, किसान को MSP देकर लाभ पहुंचाएंगी या कॉरपोरेट घरानों को किसान की MSP को न देकर कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाएंगे। तो साफ दिखता है कि किसान MSP की यदि मांग करेगा तो उसका MSP फिक्स हो जाएगा और कॉरपोरेट घरानों को कच्चे माल के रूप में उतने ही उस पर क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तब तो उनको क्या होगा, लॉस होगा। तब लॉस होगा तो वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो सरकार को मजबूरन किसान की MSP को इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि भाई अगर MSP फिक्स कर देगा जिससे पूंजीपतियों को क्या हो जाएगा, लॉस हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, चंदा स्वार्थ के लिए लिया और स्वार्थ क्या था कि भाई कॉरपोरेट घरानों को नीतियों के माध्यम से क्या पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, ठीक है ना। तब तो MSP पे को सरकार को निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, सरकार बनती है कल्याण करने के लिए। सरकार किसके लिए बनती है, कल्याण के लिए, और ये सरकार कहती भी है, मैनिफेस्टो जो बनता है सरकार का घोषणा पत्र उसमें बोलती भी है। लेकिन क्या 70 सालों से कल्याण हुआ, तो साफ दिखाई देता कल्याण अगर होता तो आज किसान क्यों सड़क पर उतरता, ठीक है ना। तब तो निश्चित है कि जब कल्याण नहीं हुआ और आज ये 3 एक्ट आए हैं, इसने और किसान के अंदर क्या कर दिया, असंतोष पैदा कर दिया, तब किसानों को संगठित होने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो आज किसानों को अपने पिछले शोषण को देखकर और आज इन एक्ट में शक के आधार पर इकट्ठा होने का पहली बार क्या मिला है, सरकार के खिलाफ इकट्ठा होकर के आवाज उठाने का
या विरोध करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब एक चीज बताइए, एमआरपी क्या किसी एक उत्पाद की होती है? आप कोई भी वस्तु खरीद लो, सब पर एमआरपी होती है। बाजार की कोई भी वस्तु खरीद लो, सब पर एमआरपी होती है, लेकिन किसान के सभी उत्पादों पर एमएसपी नहीं दी जाती। ऑल प्रोडक्ट पर किसान के पर एमएसपी नहीं दी जाती। यह भी तो एक भेदभाव है। केवल 22+1 23, आज मैं वर्तमान की बात करूं, पहले इतने भी नहीं थे, आज लगभग 22-23 फसलों पर किसान के पर क्या दी जाती है, एमएसपी दी जाती है, जबकि बाजार के सभी एमआरपी पर, सभी वस्तुओं पर क्या दी जाती है, एमआरपी दी जाती है। तो यही आप क्या कर रहे हो, किसान के लिए भेदभाव। दूसरी बात, मान लो आज सरकार बनी, तो सरकार 5 साल का कार्यकाल होता है हमारे यहां, तो सरकार यूं समझ लो कि पूरे 4 साल कुछ भी किसान के हित में नहीं सोचेगी, एमएसपी पर बात ही नहीं करेगी, और किसान चाहे कितनी भी मांग करता रहे। और जब चुनाव का टाइम आता है तो सरकार तुरंत क्या करती है, सरकार तुरंत एमएसपी पर आवाज उठाना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या है, केवल तुम अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इतने बड़े 130 करोड़ लोगों का पेट पाल रहा है, वो व्यक्ति रात में जग करके, जैसे सेना पर जवान जग करके सिक्योरिटी करता है देश की, वैसे ही ठंड के समय, कोहरा के समय खेतों में पानी लगाने के लिए किसान निकलता है। उसे ना तो सांप का डर रहता है, सांप काट लेगा, ना ही किसी जानवर का डर रहता है, और ना ही उसे यह डर रहता है कि वो रात में ठंड के समय बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती, जबकि जवान को तो विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण किया जाता है। किसान तो ऐसे ही कंबल ओढ़ करके पानी लगाने कोहरे के टाइम में चला जाता है। फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि अगर हम वर्तमान सरकार की ही बात करें, तो वर्तमान सरकार 2014 में बीजेपी ने यह बोला था कि हम किसान को एमएसपी का कितना देंगे, 1.5 गुना देंगे। सरकार जीत गई, कोई बात नहीं, किसानों को अच्छा लगा, हो सकता है हमारे हित में क्या करेगी, काम करेगी, सरकार जीत गई। लेकिन हुआ क्या, वर्ष 2015, 16, 17, 18 में कुछ भी नहीं हुआ। 19 में चुनाव आना था, सबको पता है। तो वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार ने क्या कर दिया, पहली बार जो वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली थे, उन्होंने घोषणा की कि हमने बजट में क्या कर दिया है, एमएसपी का 1.5 गुना किसान के लिए घोषित कर दिया। वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा किस एमएसपी का किया है, ठीक है ना। तो किसान के लिए क्या कर दिया है, घोषित कर दिया। तो आप बताइए, चुनाव के समय सरकार को यह दिखता है कि हमें क्या देना है, एमएसपी देना है, उससे पहले कहां चला जाता है एमएसपी, ठीक है ना। तो अब हमें यह देखना होगा कि आज जो विवाद है वो किस बात का है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं ये देखूंगा कि जो एपीएमसी बार बार आता है, एपीएमसी एक्ट, इसका क्या रोल है। तो इसका रोल ये है, जब हम एपीएमसी एक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, मतलब कृषि उत्पाद बाजार समिति। इसे वैसे बाजार समिति ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो या कृषि बाजार समिति बोल दो, ठीक है ना। तो इसका क्या रोल था कि जैसे किसान गांव में खेती करता है, ठीक है ना, और उसे उसमें लागत लगाने के लिए खेती में या विभिन्न अपने खर्चों के लिए साहूकार से क्या लेना पड़ता था, पैसा लेना पड़ता था, या जमींदार से पैसा लेना पड़ता था। जो काम में आर्थिक रूप से मजबूत होता था उससे पैसा लेना पड़ता था। क्यों? कि सरकार ने बैंक के थ्रू किसान को कर्ज देना भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। कर्ज किसान को आसानी से नहीं मिलता, 50 तरह के कागज पूरे कराने होते हैं, उसे इधर उधर चक्कर लगाता रहता है, तब जाकर के कहीं उसे थोड़ा बहुत कर्ज मिलता है, और कर्ज पे भी उसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और नीलामी तक की नौबत आ जाती है। अगर वो किसी कारणवश उसकी फसल खराब हो जाए, वो ना दे पाए, तो नीलामी की नौबत आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, साहूकार से पैसा लेता था, और ये पैसा लगभग 5%, 10%, इतना भारी ब्याज वाला पैसा होता था। मजबूरन किसान को अपनी फसल के लिए, अपनी शादी के लिए लेना पड़ता था उससे। अब जब किसान की फसल होती है, उसका उत्पाद जब आता है, तो यही साहूकार उसके खेत पर पहुंच जाता है, और ये साहूकार औने पौने दाम में, जो इसकी मन मर्जी आती है, उस दाम में उसके पूरे उत्पाद को क्या कर लेता था, खरीद लेता था। और किसान को जीरो नसीब होता था, केवल कुछ भी नसीब नहीं होता था। इसका मतलब क्या है, किसान पूरे एक वर्ष उस फसल में जी तोड़ अपने खून पसीने की मेहनत से उसका उत्पादन करता था,
और किसान को ही उसे एक दिन भी अपने घर में रखने का मौका नहीं होता था और डायरेक्ट ही साहूकार इस फसल को ले जाता था। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने एपीएमसी एक्ट बनाया और यह प्रावधान किया कि किसान अपना जो उत्पादन, पहला उत्पादन जो है वो कहां ले जाएगा, एपीएमसी में ले जाएगा, एपीएमसी में ले जाएगा। अपनी जो उपज है उसका उत्पादन का विक्रय कहां करेगा, एपीएमसी में करेगा। और इन एपीएमसी में ध्यान रखना, सरकार के अधिकारी होते हैं जो व्यवस्थाओं को करते हैं, इनको मंडी बोलते हैं, मंडियां या बाजार समिति, ठीक है। और यहाँ जो व्यापारी हैं वो व्यापारी भी सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई फेक व्यापारी आ जाए, ये व्यापारी भी क्या होते हैं, सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ आसानी से किसान को क्या मिल जाता था, अपनी उपज का जो मूल्य है वो मिल जाता था, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता था कि जो साहूकार है उसको क्या कर ले, साहूकार सब कुछ हड़प ले उसे, ऐसा यहां नहीं होता था, ठीक है ना। अब बात ये आती थी कि यहां दिक्कत कहां आई एपीएमसी में। तो एपीएमसी में जो दिक्कत आई वो ये आई, पहली दिक्कत तो ये आई थी कि किसान केवल अपनी एपीएमसी में ही बेचेगा। जैसे मान के चलो मैं अलीगढ़ से हूं, तो मैं मेरे एरिया में अलीगढ़ में जो भी एपीएमसी होगी मैं उसी में बेचूंगा, दूसरी में बेच नहीं सकता था, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब दूसरी जगह उत्पाद को नहीं बेच सकता था। पहला तो दिक्कत ये आया। दूसरा दिक्कत ये आया कि एपीएमसी में ले जाता था तो बहुत कर लग जाते थे उस पर, बहुत क्या लग जाते थे, कर लग जाते। दूसरी बात हम बोल सकते हैं कास्केडिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब छोटी छोटी, अगर किसान ने मान लो 6 रुपए किलो आलू बेचा तो उस पर 3% स्टेट का लग गया, एक्स्ट्रा और लग गया, आने जाने का खर्चा 50 तरह से, ये जो है इसकी कीमत जो होती थी 50 तरह के टैक्स से क्या हो जाती थी, काफी ज्यादा ऊपर हो जाती थी, लेकिन किसान को एक छोटी सी कीमत मिलती थी इसकी, ठीक है ना। तीसरा ये हुआ कि जो व्यापारी थे, जो रजिस्टर्ड व्यापारी थे, किसान को रेट करने में, तय करने में मौका ही नहीं मिलता था। पहले शुरुआत में ये था कि नीलामी होती थी इसकी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब वो आपस में ही साठगांठ करके रेट को फिक्स कर लेते थे। मतलब कार्टेल व्यवस्था कर ली कि 10, 12, 15 जो व्यापारी होते थे रजिस्टर्ड, वो आपस में कर लेते थे कि आज हमें गेहूं का भाव जो है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीदना है। और आड़तिया से भी ये क्या कर लेते थे, बात कर लेते थे। तो इसका मतलब इसमें पिसता कौन था, किसान पिसता था। किसी भी, अगर उस पर किसान मान लो एक किसी आड़त पर ले गया और वहां 1400 रुपए कुंटल गेहूं है, अब उसे लग रहा है कि ये सस्ता मैं नहीं बेचूंगा, तो बी पे ले जाएगा या सी पे ले जाएगा, वहां भी इसी भाव मिलता था और भी कम हो जाता था, क्योंकि जो व्यापारी होते थे रजिस्टर्ड, उनकी आपस में साठगांठ होती थी आड़ती से। अब मजबूरन उसे अपना उत्पाद सस्ता ही बेचना पड़ता था। तो एपीएमसी में ये क्या आया, दिक्कत आया। तो ये साठगांठ से उसकी कीमत क्या हो जाती थी, काफी कम हो जाती थी, और इसका लाभ किसान को मिलता ही नहीं था। अब तो बात ये आई ना, सरकार को ये मौका मिल गया तो सरकार अब क्या करेगी, भाई एपीएमसी को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। भाई एपीएमसी को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो आप मुझे एक चीज बताइए, कमी तो हमारी पार्लियामेंट में भी है, संसद में कागज के बॉल बना बनाकर फेंके जाते हैं, पूरे टाइम सेशन चलता ही नहीं है। तो क्या हम संसद को खत्म कर दें, उसे भी खत्म कर दो, क्या दिक्कत है। सरकार की जो मंशा है वो क्या है, इसे खत्म करके जो अब व्यवस्था 3 लाई है उसमें क्या बोला है कि किसान एपीएमसी से अलग अपने उत्पाद बेच सकता है। इसका मतलब धीरे धीरे एपीएमसी की मान्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, संसद की मान्यता को भी क्या करे, खत्म करे, जो संसद भी ठीक से नहीं चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए, इसे खत्म क्यों करें, खत्म की जगह इसमें क्या होना चाहिए। तो हम इसमें बोलते हैं इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जो हो उसकी ओर सरकार तत्पर नहीं है। तो फिर सरकार क्या कर रही है, सरकार 3 बिल लेके आई है। सरकार क्या लेके आई है, 3 बिल लेके आई है। पहला बिल लाई है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सरलीकरण एक्ट, संवर्धन एवं सरलीकरण एक्ट 2020। एक तो ये लाई। तो इसमें देखो उपज की, प्रोडक्ट की बात की है, व्यापार एवं वाणिज्य की बात की है। मैं इसे बता देता हूं, व्यापार जो होता है एक ब्रॉड एरिया होता है,
सॉरी वाणिज्य जो होता है एक ब्रॉड एरिया होता है, उसके अंदर क्या आता है, व्यापार आता है। जितनी भी व्यवसायिक गतिविधियां होती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। और जो खरीदना और बेचना, मान लो मैंने 5 रुपए किलो आलू मंडी से लिए और मैंने किसी को दे दिए 10 रुपए किलो और फिर उसने बेच दिए मार्केट में गलियों में जाके 15 रुपए किलो, तो ये क्या हो रहा है, ये व्यापार है, ठीक है ना। इसकी गतिविधियां, मैंने आलू के लिए इतना किराया खर्च किया, उतना मंडी टैक्स दिया, उतना ये दिया, उतना बोरी में खर्च किया, उतना अन्य चीजों में रखने के लिए खर्च किया, ये क्या है, ये सब कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो ये पहला एक्ट लेके आई सरकार, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया कि किसान जो है वो एपीएमसी से बाहर भी क्या कर सकता है, अपने उत्पाद को बेच सकता है। किसको, जैसे दुकानदारों को बेच सकता है, दुकानदारों को बेच सकता है, मॉल को, मॉल के किसी व्यक्ति को बेच सकता है, किसी कंपनी या ट्रेडर को बेच सकता है, जहां तक जिसके पास पैन कार्ड है उसे भी वो अपना माल बेच सकता है, उस व्यक्ति को भी वो अपना माल बेच सकता है। और अगर उसे ऐसा लगता है कि मार्केट में उसे अन्य कहीं लाभ मिल रहा है तो अपने उत्पाद को वो वहां भी बेच सकता है। मेरा कहना मतलब अपना माल वो पूरे देश में बेच सकता है। एक चीज और बोली गई है यहां, यदि वो एपीएमसी में अपना माल ले जाता है तब यहां उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और यदि वो अपने उत्पाद को बाहर यहां कहीं बेचता है तब उस पर टैक्स आरोपित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी मंशा है कि किसान एपीएमसी में जाए ही नहीं, क्योंकि अगर वो एपीएमसी में जाएगा तो वो एमएसपी की बात करेगा, और एमएसपी की बात करेगा तो सरकार को वो एमएसपी देना पड़ेगा। तो क्यों ना उसे क्या भेज दिया जाए, यहां भेज दिया जाए। तो इसे दोनों वे में देख सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि जो हम एपीएमसी की व्यवस्था बना रहे हैं, सरकार की जो एमएसपी की व्यवस्था बना रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो बार बार हमें एमएसपी कह रहे हैं, एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना। तो एमएसपी का मतलब है कि सरकार सीएसीपी, कृषि मूल्य लागत आयोग, ये निर्धारित करता है एमएसपी को, ठीक है ना। और उस पर जो मंजूरी मिलती है वो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मिलती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब यहाँ एमएसपी निर्धारित हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये गारंटी लेती है कि आपके उत्पाद को इतनी कीमत से कम नहीं बेचा जाएगा। तो मान के चलो गेहूं का उत्पाद 19 रुपए किलो कर दिया, तो 19 रुपए किलो से कम यदि किसान का उत्पाद बिकता है तो सरकार ने एक अपना संस्था बना रखी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये उसके माल को क्या कर लेगी, खरीद लेगी। बशर्ते यहां होता क्या है कि किसान एफसीआई में अगर अपना माल लेके जाता है तो यहाँ एफसीआई में जो अधिकारी होते हैं वो किसान से मना कर देते हैं कि भाई ऐसा है, यहाँ मतलब बोरी नहीं है, या यहाँ पूरा ये एफसीआई भरा हुआ है, 10 दिन बाद आना या 5 दिन बाद आना। तो एक चीज बताइए, किसान वहां ट्रक में लेकर के अपना माल ले गया, क्या वो किसान घर पे वापस ले जाएगा या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए उस ट्रक को भरा रहने देगा? इतना सक्षम क्या भारत का किसान है? नहीं है ना। तब तो उसे मजबूरन वो माल कहाँ ले जाना पड़ता था, एपीएमसी में, मंडियों में ले जाना पड़ता था, बाजार समितियों में ले जाना पड़ता था। यहाँ क्या होता था कि यहाँ उस उत्पाद को ही खरीद लिया गया, मान के चलिए 15 रुपए किलो, और जब ये यहाँ का जो एजेंट था, एफसीआई का जो अधिकारी था, वो यहाँ से 60 गांठ अपनी बैठा लेता था मंडियों में, और यहाँ से वो खरीद ले जाता था 16 रुपए किलो या 17 रुपए किलो। और बीच का जो कमीशन होता था, जो किसान मान लो 1900 रुपए किलो, 1900 रुपए कुंटल जो है सरकार ने निर्धारित किया है, और इसमें 1600 लिया, तो बीच का 300 रुपए कौन बचा रहा है? इसमें कमीशन कौन खा रहा है? एफसीआई का स्टाफ खाता था। एमएसपी का लाभ सच्चाई में, रियल में तो किसान को होता ही नहीं था। तो किसान क्यों पिछड़ रहा है? किसान ऐसे ही थोड़ी पिछड़ रहा है, किसान आज ऐसे ही थोड़ी सड़क पे आया है। उसके पीछे का कारण है कि विभिन्न नेताओं और कर्मचारियों और नौकरशाहों के द्वारा किसान के लिए किया गया धोखा, ठीक है ना, और शोषण। अब क्या था कि किसान जब उत्पाद को बाहर बेचेगा, ठीक है ना, और ये भी बोला गया था बाहर बेचने पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और मंडी जो खरीदने वाले व्यक्ति होंगे वो रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं होंगे। ये भी किया गया है, जो व्यापारी हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, कोई भी आएगा और किसान के माल को खरीद ले जाएगा। यदि विवाद होता है, मान के चलो विवाद होता है और उसने वो बोल गया कि भाई आज बैंक का थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं था, पैसे नहीं आ पाए, आपको मैं पैसे 3 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा, तो ये भी प्रावधान है कि
यदि पैसे तुरंत नहीं मिल पाते तो 3 दिन बाद मिलेंगे। मान के चलो वो व्यक्ति पैसे देने से मना कर दे और ये बोलते मैंने तो खरीदा ही नहीं है, तो इसमें गारंटी किसकी होगी? यहां तक ये भी बोल दिया गया है कि किसान और व्यापारी के बीच में जब विवाद होता है तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, उसके लिए उसे एसडीएम के यहां जाकर के एप्लीकेशन देनी होगी और एसडीएम कोशिश करेगा कि सर्वप्रथम कि वो जो जिस कंपनी ने उसका माल खरीदा है, ठीक है ना, जिस कंपनी ने उसका माल खरीदा है उस कंपनी के कुछ व्यक्ति बुलाए जाए और कुछ व्यक्ति किसान की तरफ से बुलाए जाए और उनके बीच बैठाल करके सामंजस्य किया जाए। तो आप एक चीज बताइए, ये कंपनी जो है ये तो अपने यहां से वकीलों को भेजेगी एसडीएम के पास, क्या किसान के पास, किसान का मान लो 5,000 रुपए का कोई विवाद है तो क्या वो उस 5,000 को प्राप्त करने के लिए, अपने विवाद को सोल्व करने के लिए क्या वो वकील करेगा कि कंपनी से केस को लड़ करके मैं जीत जाऊंगा? नहीं करेगा ना। तो किसान को खुद ही यहां जाना पड़ेगा और किसान इतना लॉजिकल नहीं होता तो निश्चित रूप से उसे कंपनी के वकीलों से क्या खानी पड़ेगी? हार खानी पड़ेगी। तो यहां भी किसान का क्या देखने को मिलेगा? शोषण देखने को मिलेगा यदि कोर्ट व्यवस्था लागू नहीं की जाती है। और इस व्यवस्था के तहत यदि विवाद की स्थिति में किसान को कोर्ट में जाने का, न्यायपालिका में जाने का अधिकार होता है तो कोर्ट क्या होता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है अपने फैसले सुनाने के लिए। तब तो निश्चित रूप से कोर्ट क्या करेगा? उनके खिलाफ जांच करेगा और जांच में यदि कंपनी दोषी पाई जाती है या किसान का शोषण करती हुई पाई जाती है तो हो सकता है उसे बंद करने का भी क्या कर दे, कोर्ट आदेश दे दे या दंड का आदेश दे दे। तो निश्चित रूप से यहाँ ये व्यवस्था काफी गलत दिखाई देती है कि यहाँ सरकार को प्रावधान करनी चाहिए कि किसान को कोर्ट में जाने की अनुमति मिले। और यदि यहाँ पे ये बात नहीं सुलझती है तो फिर एसडीएम के यहाँ भेज दिया जाता है। एसडीएम खुद अपने यहाँ पैनल बनाता है और ये बोलता है कि 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, इस मैटर को देखेंगे। तो किसान को क्यों इतना उलझाया जा रहा है? मान लो यहां भी मैटर नहीं सुलझ पाता तो उसे कलेक्टर के यहां जाने की अनुमति होती है। तो क्या किसान अपने 5,000 रुपए के विवाद के लिए इतनी सारी जगह घूमता रहे? कंपनी क्या करेगी कि जो नौकरशाह होते हैं ये पूंजीपतियों से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? कि उनसे क्या लेते हैं? भ्रष्टाचार के लिए डोनेशन लेते हैं। तो ये काम किसके लिए करेंगे? ये कंपनियों के लिए करेंगे। तो यहाँ किसान हार जाएगा और उसमें से थोड़ी सी डोनेशन इन अधिकारियों के पास पहुंच जाएगी और किसान का फिर भी क्या होता रहेगा? शोषण होता रहेगा यदि कोर्ट व्यवस्था इन पर लागू नहीं की गई। दूसरी बात, वो जो व्यापारी खरीद कर ले जाएगा उसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, तब तो किसान के पास साक्ष्य रूप में भी कुछ भी नहीं बचता है। फिर तो व्यापारी साफ कह सकता है ना कि भाई मैंने तो इसका कोई माल खरीदा ही नहीं है। तो फिर हुआ क्या? जब व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी भाव फिर तो वो जाके गांव में किसी भाव जाकर के किसान से क्या कर लेगा? अपने सामान को, मतलब किसान के सामान को खरीद लेगा। सरकार के पास कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। तो फिर हुआ क्या? वही हुआ ना जो पहले था। देश में एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हो आप, और तो और आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मेरा कहने का मतलब राज्य के राज्य में किसी मंडी में भी बेच सकते हो या एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हो। आपके ट्रांसपोर्टेशन को जो खरीदेगा वही वहन करेगा। किसान को हो सकता है इससे लाभ हो जाए। तो आप मुझे बताइए, मैंने ये बताया था 86% भारत में छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं। तो लघु और सीमांत किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी वार्षिक उत्पादन में 10 कुंटल या 20 कुंटल उत्पादन कर सकते हैं। तो 10 कुंटल या 20 कुंटल को लेकर के यूपी से क्या एमपी जाएगा किसान बेचने के लिए? नहीं जाएगा ना। अगर ये चीज आपको सोचनी चाहिए कि यार एपीएमसी में रिफॉर्म कर दो, कम से कम 10 कुंटल या 12 कुंटल गेहूं को लेकर के एमपी जाने वाला किसान क्या बचाएगा अपने लिए? ठीक है ना। तो ये कितनी विडंबना की बात है कि भारत में जो छोटे किसान हैं उनको तो और ज्यादा क्या मिलेगा? इससे लॉस मिलेगा, उनका और ज्यादा शोषण बढ़ जाएगा। अब एक चीज बताइए, जब उनका शोषण बढ़ेगा, ठीक है ना, तो किसान फिर से क्या होगा? मजदूर, और ज्यादा किसान मजदूर होता चला जाएगा। जबकि ये सच्चाई है कि भारत में मैक्सिमम जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो क्या है? कृषि है। भारत के अधिकांश लोगों को रोजगार केवल कृषि दे सकती है। ठीक है ना। एक चीज बताइए, नेक्स्ट जो प्रावधान है वो ये है कि कंपनी जीत जाएगी और किसान कैसा रह जाएगा? वैसा जैसे पहले था वैसे ही रह जाएगा। तो एमएसपी का विवाद तो लोग यहां भी उठाते हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने साफ तौर पर यह बोला था कि एमएसपी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या है? एक बोझ है। तो आप एक चीज बताइए,
एमएसपी के तरह मान के चलिए आपने किसान को 1,000 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया, ठीक है ना, और आप उसे ये बता रहे हो कि ये बोझ है देश के ऊपर, और जो भगौड़े हैं पूंजीपति कंपनियों वाले, वो किसान देश का कोई 20,000 करोड़ लेके जा रहा है, कोई 15,000 करोड़ रुपए लेके जा रहा है, क्या ये देश के ऊपर बोझ नहीं है? किसान जो पूरे देश को पाल रहा है, उसे यदि आप केवल एमएसपी दे रहे हो, उसका केवल न्यूनतम मूल्य दे रहे हो, वो किसान की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगा। और यदि जो भगौड़े हैं इतना उससे कई गुना ज्यादा पैसा लेकर के भाग जाते हैं और उन पर सरकार क्या रहती है, मौन रहती है, तब ये बोझ नहीं है उसके ऊपर। तब तो जरूरत है कि निश्चित रूप से सरकार को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में देश में 7,000 मंडियां हैं, जरूरत है 24,000 मंडियों की। तो ये मंडियां ही पहले ढंग से नहीं चल रही, तो आप इन मंडियों को कैसे पूरी कर पाओगे? ठीक है ना? क्यों? मेरा एक कहने का मतलब आपसे ये है कि आप कह रहे हो कि किसान को छूट है कहीं भी बेचे। एक तो है मंडी किसान के लिए, जिसे हम एपीएमसी बोलते हैं, एक है निजी कंपनी। आप एक चीज बताइए, जो निजी कंपनी है वो किसके लिए काम करती है? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम करती है। और जो सरकार की बनी हुई, सरकार जो है, सरकार के द्वारा एपीएमसी लाया गया, सरकार किसके लिए करती है? लोगों के कल्याण के लिए। भले ही उसे घाटा हो जाए लेकिन वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। ये लोग मैक्सिमम बेनिफिट के लिए निजी काम करेंगे, तो क्या ये कभी घाटे खाने की कोशिश करेंगे किसान की कीमत को? ये कहेंगे भाई किसान को लाभ हो जाए, हमें घाटा हो जाए, लाभ हम खरीद लेते हैं, ऐसा तो कभी नहीं सोचेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने लाभ के चक्कर में किसान की कीमत को और ज्यादा डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है ना? तब तो निश्चित है ना भाई। वैसे भी ये बोला गया था, शांता प्रसाद एक कमेटी बनाई गई थी, उसने ये बोला था कि भारत में केवल 6% किसान जो है वो एपीएमसी में जाकर के एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। एपीएमसी में जाकर के अपना उत्पाद बेचते हैं, बाद बाकी उत्पाद कहां बेचते हैं? बाहर बेचते हैं। ठीक है ना? तो आप एक चीज बताइए, क्यों ना किसान तुमसे यही तो मांग कर रहा है कि भाई हमारी एमएसपी को फिक्स कर दो, कि ये जो कंपनियां हैं वो कंपनियां उस एमएसपी से नीचे किसी भी हालत में क्या नहीं खरीदेंगी? हमारा उत्पाद नहीं खरीदेंगी। अगर ऐसा करती हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? दंड का प्रावधान किया जाएगा। वो भी चीज तुम पर नहीं हो रही। ठीक है ना? तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, और किसान को निश्चित रूप से क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं होती हैं जो साल दर साल आती हैं, शादी मकान से लेकर के बच्चों की फीस से लेकर के, और ऐसा नहीं हुआ तो किसान पिछड़ता चला जाएगा। क्योंकि ये जो निजी कंपनियां होंगी वो सरकार के नियंत्रण से क्या होंगी? मुक्त होंगी। तब तो अपने मनमाने ढंग से मार्केट करेंगी और किसान पिछड़ जाएगा। तो जो हम आज आत्महत्या की बात करते हैं, किसान और अधिक आत्महत्या करेगा, उसमें कुछ भी रुकने वाला नहीं है। उसके बाद मैं दूसरे एक्ट की बात करता हूं। दूसरा एक्ट है दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु एक्ट, ठीक है ना? सर्वप्रथम ये 1955 में आया था। इसे जवाहरलाल जेएल नेहरू लेके आए थे। ठीक है ना? अब जेएल नेहरू इस एक्ट को जो लाए थे वो मैं बताऊंगा आपको, वो समवर्ती सूची के तहत लेके आए थे, और मैं बताऊंगा इसका क्या रोल है, उसे अलग से हम आपको समझाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें है क्या? इस एक्ट में पहले 1955 में यह प्रावधान था कि पहले क्या करते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो अपने वेयर हाउस में जो किसान का उत्पाद होता था उसे स्टोर कर लेते थे, और मार्केट में कृत्रिम महंगाई मांग बढ़ा देते थे। मान लो देश में 10,000 कुंटल प्याज हुई और प्याज को रोक लिया गया, तो मार्केट में प्याज गायब, लेकिन डिमांड तो बरकरार बनी रहेगी ना। तो प्याज जब गायब होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो यही जो स्टोर कर लेते थे वो उसकी कीमत को बढ़ा देते थे, और कीमत काफी ज्यादा हो जाती थी तो धीरे धीरे उसे निकालना स्टार्ट करते थे। ठीक है ना? तो इससे क्या होता था? कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को काफी बढ़ावा मिलता था, और देश का जो गरीब था वो उस महंगी वस्तु को खरीद ही नहीं पाता था और उससे पिछड़ जाता था। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि इस पे उस समय रोक लगाने के लिए एक्ट आया था। तो इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी भंडारण स्टोर नहीं कर सकता था। करता था तो छापे मारी में अगर वो पकड़ा जाता था तो उसे दंड का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया? वर्तमान में यह किया गया कि कोई भी व्यक्ति
कितना भी क्या कर सकता है, भंडारण कर सकता है। भंडारण पर कोई रोक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितना भी भंडारण कर सकता है। खूब महंगाई बढ़ने तक भंडारण कर सकता है। मेरा कहने का मतलब जैसे खाद्य बेसिक वेजिटेशन है, फूड है और मान लो फिशरीज है, ऐसी वस्तुओं को मान लो एक वर्ष में यदि 100% कीमत बढ़ जाती है तब उसका स्टोर नहीं करेगा, वरना तो वो स्टोर कर सकता है। अनाज या तिलहन वगैरह का स्टोर 50% कीमत बढ़ने तक कर सकता है आराम से। तो इसका मतलब क्या है, यहां कालाबाजारी को और बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार कह रही है कि हमने ये जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि जो सामान था वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। इससे अब वेयर हाउस में वो सामान क्या हो जाएगा, रख जाएगा, ठीक है ना। तो वेयर हाउस में रख जाएगा तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, सामान खराब होने से बचेगा। और जब सामान खराब होने से बचेगा तो पर्याप्त सामान रहेगा, इससे महंगाई ऊपर नहीं पहुंचेगी। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा एक्ट है वो ये है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और सेवा पर करार अधिनियम और सेवा पर करार एक्ट 2020, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से जो अनुबंध कृषि की बात चल रही है, अनुबंध कृषि का मतलब है पूर्व में तय की गई कीमत पर कृषि का करना, ठीक है ना। तो इसे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कहते हैं। जैसे हमने नील की खेती बताई थी वो भी इसी तरीके की थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था, किसान और कंपनी के बीच समझौता हो जाएगा किसी फसल को लेकर, किसान और कंपनी के बीच क्या हो जाएगा, किसी फसल को लेकर के समझौता हो जाएगा, ठीक है ना। कि भाई उसमें क्या होगी, कीमत जो होगी वो फिक्स कर ली जाएगी। कि मान के चलिए हमारा आलू है और हम आलू कर रहे हैं, कंपनी कह देगी ठीक है, मान लो लेज कंपनी आई आलू वाली और वो कह देगी हम तुम्हारे आलू को 25 रुपए किलो खरीदेंगे। अभी आलू चाहे महंगा हो जाए चाहे क्या हो जाए, सस्ता हो जाए, कंपनी 25 रुपए किलो खरीदेगी। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है यहाँ, समस्या ये आ रही है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि कंपनी अगर आने वाले समय पर मना करती है तो उसका क्या होगा, या 25 से 30 रुपए किलो हो या 35 रुपए किलो आलू की कीमत हो जाती है तो किसान कहीं और बेच देगा तो कंपनी उसका कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई इसका लाभ होगा, लाभ अगर हम इसका देखें तो लोग कह रहे हैं इसका लाभ ये होगा कि किसान को बीज टाइम पर मिल जाएगा और अच्छा बीज मिल जाएगा। और किसान को कंपनी क्या मुहैया करा सकती है, अगर किसान चाहे तो तकनीकी मुहैया करा सकती है और पूर्व में ही लागत के लिए कुछ किसान को पैसा दे सकती है और उसकी कीमत पहले ही क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी। किसान को अच्छा लगेगा तो वो तय कर देगा, बाध्यकारी तो इसमें नहीं है। तो एक चीज बताइए, जब अनुबंध कृषि होगी तो ये एक प्रकार से कौन सी कृषि होगी, व्यवसायिक कृषि होगी। भाई कंपनी तो अपने व्यवसाय के पर्पज से खेती करवाएगी ना। जबकि भारत में मैंने बताया है तुम्हें 80% 86% किसान कैसे हैं, छोटे छोटे किसान हैं। वो खेती कैसे करते हैं, निर्वाह खेती करते हैं। निर्वाह कृषि का मतलब अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए कि भाई कुछ खेत में जो है आलू कर लेते हैं, कुछ खेत में गेहूं कर लेते हैं और कुछ खेत में पशुओं के लिए चारा कर लेते हैं और कुछ में सब्जियां कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, किसान पे 2-4 बीघा जमीन होती है, 2-4-5 बीघा, उससे ही लेकिन उसका परिवार आसानी से उसका जीवन यापन हो जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता कोई भौतिक आवश्यकता होती ही नहीं है। उसे एसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कार की जरूरत नहीं पड़ती और उसे अन्य किसी आलीशान वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे वो सामान्य सी चीजों में अपना काम चला ले जाता है। अब यहां ऐसा होगा, जब किसान के साथ अनुबंध हो जाएगा तो ये जो छोटे छोटे किसान है अपनी जमीन को वहां दे देंगे, ठीक है। जब जमीन दे देंगी तो जमीन मान लो 3,000 रुपए बीघे या 4,000 रुपए बीघे या 5,000 रुपए बीघे में कंपनी को दे दी, ठीक है ना, कि भाई इसमें ये कृषि करवाएंगे, तो भाई कंपनी अपनी मन मर्जी से करवाएगी, सिंपल सी बात है। तो किसान फिर क्या करेगा, किसान फिर क्या बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। और इसमें यह भी व्यवस्था नहीं की गई, कंपनी जब तकनीकी यूज करेगी इन फार्मों में अपने अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए,
तो आप एक चीज बताइए मुझे, क्या फिर उसमें मजदूर काम करेंगे? मजदूर भी काम नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम जो किसान मजदूर बनेंगे वो कहां की ओर पलायन करेंगे? वो शहरों की ओर पलायन करेंगे। तो शहरों पर भी दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अस्थिर हो जाएगी। सरकार के सामने बेहद चुनौती भी आ सकती है रोजगार को लेकर के। क्यों? कि भारत की मैक्सिमम जनसंख्या का जो रोजगार का साधन या स्रोत है वो क्या है? कृषि है। आज भी देख लो, 5-5 बीघा 10-10 बीघा में परिवार के 5-5 7-7 8-8 सदस्य अपना पूरी साल का जीवन यापन कर लेते हैं। जब उनसे ये चला जाएगा तो 5-7 लोग फिर कहां जाएंगे? शहर में आएंगे काम करने के लिए, और इतने सारे लोगों को शहर में रोजगार मिलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि जब बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो वो अपने यहाँ तकनीकी का यूज करेंगी या स्किल वाले मजदूर लेंगे। किसान तो स्किल वाला होता ही नहीं है भारत का, तब तो उनके सामने क्या होगी? चुनौती होगी। ठीक है ना? तो इसे भी संभालना होगा। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निर्वाह कृषि किसान नहीं करेगा, मजदूर हो जाएगा, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। और किसान ये भी होगा, काफी सारे भारत में जो किसान है वो स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी की मजदूरी करने नहीं जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे? जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो आत्महत्याएं करेंगे। ठीक है ना? तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा प्रावधान ये भी दिया गया है कि किसान चाहे तो, किसान ने मान लो 25 रुपए क्विंटल 25 रुपए किलो तय किया, आगामी समय में कीमत बढ़ती है तो किसान क्या कर सकता है? ये उससे बात कर सकता है कि कीमत में फ्लैक्चुएशन होने पर, मतलब बढ़ने पर, हमारे उत्पाद में भी आगे जाके आपको बढ़ाना होगा। कम करने वाला प्रावधान उसमें नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ तो इसमें फायदा है, लेकिन घाटा ये है कि छोटे छोटे किसान क्या हो जाएंगे? मजदूर बन जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि व्यवसायिक कृषि केवल कंपनियों के पर्पस में होगी। और ध्यान रखना, ये जो अनुबंध होगा वो 1 वर्ष से लेकर के किसान चाहे तो 5 वर्ष तक कर सकता है। ठीक है ना? ये किसान पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं अन्य देशों में, कई भाई ये अन्य देशों में चल रही है, काफी अच्छी हो रही है अनुबंध कृषि, और वहां पर इसका बेनिफिट निकल के आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम यूएसए और यूरोप की बात करते हैं, ठीक है ना, यूएसए और यूरोप, आज वहां केवल कुल जनसंख्या का 2 या 3% क्या है? किसान है। बाद बाकी सब सिटी में है। और वो हुआ इसीलिए कि वहां टेक्नोलॉजी आई है। टेक्नोलॉजी आने से वहां पर मशीनरी का यूज हुआ, तो फिर मजदूरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो मजबूरन उन्हें कहां जाना पड़ा? सिटी में। बशर्त वो देश तो यार विकसित थे ना, वहां जनसंख्या काफी कम थी, तो आसानी से वहां कल कारखाने और फैक्ट्रियों के माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या इतनी है कि भारत के शहर इसका भार उठा नहीं पाएंगे। भारत में तकनीकी रूप से भी इतना विकसित नहीं है। भारत के मजदूर भी उतने स्किल वाले नहीं है जितने यूरोप और अमेरिका के हैं। तो आप वहां से अगर यहाँ की कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप क्या कर रहे हो? किसी गलत स्थिति में ले जा रहे हो, देश को गलत स्थिति की ओर ले जा रहे हो। ठीक है ना? तो भारत में हमें यह पता है कि निश्चित रूप से मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है ना? तो रोजगार का भी हमें क्या देखना पड़ेगा? ध्यान देखना पड़ेगा। अब हमें यह देखना है कि सरकार आखिरकार क्या तय करे। कई बार तो ये देखा गया है, जैसे एपीएमसी 2006 में बिहार ने अपने यहाँ खत्म कर दिया। वहां क्या हुआ? वहां उत्पाद काफी सस्ते खरीदे कंपनियों ने, कोई फायदा किसानों को वहां देखने को नहीं मिला। बस कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। बिहार भी काफी आज भी पिछड़ा हुआ है और तब भी पिछड़ा हुआ था। ठीक है ना? तो अब हमें करना क्या चाहिए? थोड़ा सा सरकार को क्या करना चाहिए? पहले तो सरकार को यह करना चाहिए कि जहां जहां तीनों एक्ट में किसान संशोधन की बात कर रहे हैं तो सामंजस्य बिठाते हुए उनके साथ क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उनके केस को कोर्ट में ले जाने का अधिकार होना चाहिए। उनकी कीमत पर फोकस रखना चाहिए। एपीएमसी में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। किसान को उसकी एमएसपी निश्चित निर्धारित कर दी है, उससे नीचे यदि कोई उत्पाद खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रावधान होना चाहिए। किसान केवल मिनिमम ही तो मांग रहा है, मैक्सिमम तो नहीं मांग रहा बाजारी उत्पादों की तरह। तब तो निश्चित रूप से सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, किसान ये भी करना चाहिए कि यदि फार्म वगैरह कंपनियां बनाती हैं तो उस पर खेती कौन करेगा? किसान ही करेगा। उसमें मजदूरी कौन करेगा? किसान ही करेगा। और फार्म में जो नौकरी निकलेंगी, रोजगार निकलेंगे, तो किसान का बेटा ही और किसान के बच्चे ही उसमें क्या करेंगे? रोजगार करेंगे। एमएसपी से नीचे उसका उत्पादन किसी भी हालत में नहीं बिकना चाहिए, वरना सजा और दंड का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा ये कि जो अनुबंध कृषि है, अनुबंध कृषि में अभी क्या है कि मंडी का अधिकारी एक व्यक्ति को चुनेगा। किसी कंपनी जो है गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के तो अनुबंध नहीं करेगी ना।
कंपनी को तो अपना उत्पादन भी तो मार्केट के लिए करना है। तो वहां बीच में एजेंट टाइप बनाए जाएंगे। तो एजेंट क्या करेंगे, वो किसानों का शोषण करेंगे, क्योंकि ये शक्ति मंडी अधिकारी को दी गई है ऐसा करने के लिए। मंडी अधिकारी ही तय करेगा कि भाई एक गांव ये इस कंपनी का हो गया, यहाँ आलू का ही होगा, ये यहाँ गेहूं वाला हो गया एक गांव। तो ये शक्ति उन मंडी अधिकारियों को न दे करके गांव के मुखिया के पास दे देनी चाहिए। क्यों? तो गांव का मुखिया अगर अगली बार उसे सरकार अपनी मुखियागिरी कामयाब रखनी है, वोट लेने हैं लोगों से, तो निश्चित रूप से वो लोगों के हित में ही क्या करेगा, काम करेगा। वरना गांव के लोग चेहरे से ही पहचान लेते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि अगर तूने अच्छा नहीं किया तो अगली बार तेरी क्या कर देंगे, वोट तुझे नहीं देंगे। तो ये शक्ति किसके पास होनी चाहिए, ये गांव के मुखिया को दी जानी चाहिए जिम्मेदारी कि भाई तुम मिल करके क्या करोगे, किसानों के साथ ये सब व्यवस्थाएं बनवाओगे। दूसरा प्रावधान सरकार को, ये जो 3 दिन वाला प्रोसेस कर रखा है सरकार ने कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है व्यापारी को, बैंक संबंधित या अन्य कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे सकता है। ये क्यों होना चाहिए? जिस दिन किसान की बिक्री हो उस दिन क्या मिलनी चाहिए, उसकी कीमत का पूरा पेमेंट उसे मिलना चाहिए। क्योंकि व्यापारी रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी, अगर वो मना ही कर दे पेमेंट की, या उससे संबंधित बहुत सारे विवाद भी हो सकते हैं, वहां आप कोर्ट का अलाउ नहीं कर रखा आपने, तब तो ये यहाँ जरूरी है कि 3 दिन का प्रोसेस ना रख करके जब किसान की उत्पाद जो है वो बिक्री होता है उसी दिन उसे क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को चाहिए कि सरकार ये प्रावधान ना करके एपीएमसी में सुधार करे, और एपीएमसी में सुधार करके तमिलनाडु राज्य जैसा क्या करे, मॉडल लागू करे। तमिलनाडु में क्या है कि ये काफी दुकानें होती हैं, किसान को दे दी जाती हैं ये दुकानें, ठीक है, सरकार ने ये दुकानें बना दी और ये ABCD किसान को दे दी जाती, और यही इनके पीछे वेयर हाउस होते हैं। तो किसान क्या करता है, अपने उत्पादन को वेयर हाउस में जमा कर देता है, और जहां जो भी रेंट होता है सरकार का, उस रेंट को पे करता है, और किसान यहाँ मार्केट में दुकानों में अपने उत्पाद को यहाँ बिक्री करके अनुसार से बिक्री के आधार पर यहाँ से निकाल करके बेचता रहता है। यहाँ ग्राहक आते हैं और उससे सामान खरीदते हैं, तो यह डायरेक्ट किसान व्यापारी ही बन जाता है, तो उसे अपने उत्पाद का, अपनी उपज का मैक्सिमम लाभ यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह के प्रावधान सरकार क्या करे, अपने यहाँ लागू करे, तो उसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसान की ये स्थिति है। तीसरी बात, अगर मैं नेक्स्ट जो बात मैं आपसे कहूं कि सरकार सैटेलाइट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की हर टाइम निगरानी रखे। मान के चलिए किसी क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो गई, तो उस आधार पर किसानों को ऐप डेवलप कर दे, ऐप के माध्यम से ये सूचना दे कि भाई इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा हुई है, इधर ये फसल ज्यादा उपयोगी हो सकती है, इस फसल को क्या करिए, बोइए। या सरकार ये देख ले कि इस क्षेत्र में ज्यादा फसल है, उस आधार पर कीमतों का निर्धारण करे, ठीक है ना। या ऐसा लग रहा है सरकार को कि इस क्षेत्र में एक ही तरह की फसल ज्यादा हो रही है, तो वहां भी सरकार संतुलन बैठाने का प्रयास करे। ये ऐसा किससे होगा, सैटेलाइट के माध्यम से होगा। सरकार एक ऐप लॉन्च करे जिसके माध्यम से सरकार इस व्यवस्था को आसान कर सकती है। सरकार ये भी बताए लोगों को आज बारिश जल्दी आने वाली है या इस वर्ष बारिश नहीं होने वाली है, तो ये सब पूर्व जो अनुमान के आधार पर किसान अपनी फसल को क्या करेगा, सुरक्षित कर सकेगा और बैलेंस भी मार्केट में बन सकेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक चीज बताइए आप मुझे, जब किसान को खेती में लगातार घाटा होगा और उसे फायदा नहीं होगा, तो क्या निश्चित रूप से आने वाले समय में भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। भुखमरी ज्यादा, वैसे भी भारत में भुखमरी जो सूचकांक आता है उसमें भारत पिछड़ रहा है, अब और ज्यादा भुखमरी बढ़ जाएगी। वैसे हम बोलते हैं जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। आप एक चीज बताइए, जवान तो सीमा पर ठीक है, रात में सुरक्षा करता है देश की, तो क्या देश का पेट किसान नहीं पालता? वो भी रात में पानी नहीं लगाता, वो भी क्या सांप के बिल के सामने अपना पैर नहीं लगाता, उसे डर नहीं होता किसी जानवर से मरने का? तो आप एक चीज बताइए, जितनी सुरक्षा आप जवान के लिए भी कर रहे हो उतनी सुरक्षा आपको किसान के लिए भी करनी चाहिए। किसान कोई भी जैसे सेना में कपड़े धोने वाले को 20 से 25 हजार रुपए मिलते हैं, न्यूनतम वेतन उसका 18 हजार रुपए के करीब होता है। किसान, एक रिपोर्ट में आई थी कि भारतीय जो किसान है उसका लगभग 20 हजार रुपए वार्षिक इनकम है, उसके परिवार में लगभग 5 से 7 सदस्य रहते हैं। आप एक चीज बताइए, 1000-1200 रुपए भी पर मंथली किसान के परिवार के मेंबर को ये वेतन नहीं मिल रहा है, तो किसान कितना पिछड़ रहा है, यहाँ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ना। एक चीज बताइए, जब कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का जो वेतन होता है वो लेट हो जाए तो वेतन आयोग से आप क्या करवा देते हो, उसमें बैरियर वगैरह बहुत सारी चीजें लगा करके उसको क्या मिल जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्या आपने कभी किसान को बैरियर देने की बात की? किसान की फसल बर्बाद हो जाती है बाढ़ में या अन्य चीजों में, कहीं भी आपने ऐसा उसके लिए कोई सुविधा करने की कोशिश की? नहीं की आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना। और
मान के चलिए जैसे फसल बीमा योजना थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उस बीमा योजना में सिंचाई बीमा योजना जो थी, किसान ने प्रीमियम दिया, अपनी जो भी प्रीमियम था उसका उसने दिया। हुआ क्या कि जब उसकी खराब फसल हुई तो ये बोला गया कि तो आपके आसपास के गांव में भी क्या फसल खराब हुई है, क्योंकि उसमें व्यवस्था ये थी कि गांव के मूल्यांकन के आधार पर ही मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बोलते हैं कि अगर एक किसान का या दो किसान का घाटा मतलब फसल बर्बाद हुई है, आसपास की नहीं हुई, तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। या आसपास क्षेत्र में भी फसल हुई है तो वह परसेंट देखते थे कि 10% फसल खराब हुई है या 20% खराब हुई है, तो उतनी ही उसकी लागत का उसे दिया जाता था। जबकि आप एक चीज बताइए, 5 लोगों की फसल खराब हुई है, आप पूरे गांव का एवेल्युएशन कर रहे हो, तो इससे तो किसान को कुछ मिल ही नहीं पाया इसमें। तो ये बोला जाता था कि इस बीमा, जिन कंपनियों के पास ये ठेका था प्रधानमंत्री सिंचाई बीमा का, उन कंपनियों ने एक कंपनियों ने 70,000 करोड़ 90,000 करोड़ इतने इतने रुपए एक साथ कमाए थे एक वर्ष में। तो ये कहां से मिले थे? क्योंकि कंपनियों को किसानों को मुआवजा देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि किसान उसका जो रूल एंड रेगुलेशन थे, उसके मानक थे, उसे फॉलो ही नहीं कर पाए। क्योंकि आपने एक बहुत बड़े क्षेत्र के नुकसान होने पर ही किसान को कि जो घाटा था उसे एवेल्युएट करने का प्रयास किया। जबकि एक चीज बताइए मुझे, जो जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें व्यक्ति एक के मरने पर क्या ये देखा जाता है कि पूरा गांव मरा है या नहीं मरा? अगर पूरा गांव मरेगा तब हम बीमा देंगे, वहां तो ऐसा नहीं होता है। फिर किसान के साथ ऐसा क्यों होता है? किसान को इतना क्यों सताया जाता है? किसान को तो ऐसा बीमा नहीं मिलता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। करंट की मैं घटना बता रहा हूं, जब सरकार ने किसान के विरोध को रोकने के लिए वहां बैरियर लगाए थे और इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में उन पर पानी बरसाया था, तो एक पानी बरसाने वाली मशीन को एक किसान ने क्या कर दिया, रोक दिया था। तो उस पर 302 का केस लगा दिया। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। किसका मर्डर किया उसने? मर्डर तो तुम पानी डाल करके किसान का कर रहे थे, और कई किसान आज वहां मारे भी गए हैं। तो सरकार को यहां सोचना चाहिए कि किसान नेता या किसानों के बीच सामंजस्य बिठा करके देश में शांति और स्थिरता लाने का प्रयास करे, और निश्चित रूप से उसे किसान को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान इस देश की नींव है, किसान इस देश का पालनहारा है। यदि मैं सही बता रहा हूं, मैं अपनी इंडिविजुअल सोच बता रहा हूं, यदि किसान 2 साल के लिए उत्पादन बेचना बंद कर दे, केवल अपने लिए उत्पादन करे, सरकार जमीन पर आ जाएगी। किसान ने यदि उत्पादन बेचना बंद कर दिया तो निश्चित रूप से सरकार लाचार हो जाएगी। ऐसी नौबत आए उससे पहले सरकार को आवश्यकता है कि किसान की सुनवाई पर अमल करे। तो दोस्तों, इसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं कि किस प्रक्रिया के तहत या किस कंटेंट के तहत सरकार ने ये लॉ बनाए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।